हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सबका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अधिकारों के बारे में। वे अधिकार जिसकी चर्चा आप रोज करते हैं कि ये मेरा अधिकार है या ये आपका अधिकार नहीं है। और यही नहीं बल्कि पॉलिटिकल साइंस में जब हम कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस स्टेट के बारे में बात करती है या स्टेट की या राज्य की अनेक हम विचारधाराओं को देखते हैं, तो एक्चुअली उसमें क्या होता है, उसमें राज्य की शक्तियों और व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में ही बात होती है। कोई भी थ्योरी उठाकर देखिए, जैसे जब हम आदर्शवाद में जाते हैं तो आदर्शवाद कहता है कि नहीं, राज्य महत्वपूर्ण है, व्यक्ति कम महत्वपूर्ण है। तो आदर्शवादी और उससे प्रेरित होकर के जो फांसीवादी या सर्वाधिकारवादी स्टेट बने या विचारधाराएं, उसमें व्यक्ति को बहुत कम अधिकार आप देखेंगे। लेकिन इसके विपरीत जब व्यक्तिवाद आता है, उदारवाद आता है, तो आप देखते हैं कि व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है और राज्य सेकेंडरी हो जाता है। तो व्यक्तियों को ज़्यादा अधिकार देने की बात आती है। और जब कार्ल मार्क्स आता है, मार्क्सिज्म आता है, तो वह तो व्यक्ति और राज्य दोनों को साइडलाइन कर देता है और कहता है कि वर्ग 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 यानी क्लास सब कुछ है, व्यक्ति का कोई अर्थ नहीं है। तो ये जो विचारधाराएं हैं, आइडियोलॉजीज हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अधिकार का अर्थ क्या होता है, अधिकार को कैसे परिभाषित किया जा सकता है और अधिकार की विशेषताएं क्या होती है। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अधिकार की आवश्यकता क्या है। व्यक्ति को जब हम कहते हैं कि नहीं हमको अधिकार चाहिए, तो अधिकार की नीड क्या है, आवश्यकता क्या है। तो इसका एक सीधा सा लॉजिक ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, अलग अलग व्यक्ति हैं तो उनकी पर्सनालिटी अलग होती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अंतर्निहित क्या होते हैं, गुण होते हैं। गुण कहिए या क्षमता कहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई गुण या क्षमता नहीं हो, और यह उसके भीतर रहती है। जैसे आप हो सकता है कि क्रिकेट खेलने में अच्छे हों, कोई शतरंज खेलने में अच्छा हो, कोई बांसुरी बजाने में बहुत अच्छा हो, कोई पेंटिंग बहुत अच्छा कर लेता हो, किसी के हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, कोई बहुत अच्छा बोल लेता है, कोई बहुत अच्छा डांस कर लेता है, कोई बहुत अच्छा गाना गा लेता है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो गुण हैं व्यक्तियों की या व्यक्तियों में जो निहित क्षमताएं हैं, उनका विकास कैसे होगा। तो विकास के लिए जरूरी है कि इनको कुछ क्या मिले, इनको कुछ अनुकूल अवसर मिले। अनुकूल क्यों? अनुकूल इसलिए कि जिसमें ये गुण और क्षमताएं विकसित हो जाएं। अनुकूल अवसर भी कहते हैं और इनको परिस्थितियां भी कहते हैं। स्थितियां लिख दीजिए। तो लॉजिक ये बना कि व्यक्तियों में कुछ गुण होते हैं, कुछ क्षमताएं होती हैं, कुछ प्रतिभाएं होती हैं, और उन गुणों, क्षमताओं और प्रतिभाओं के विकास के लिए जरूरी है कि उनको विकसित होने का अवसर या अनुकूल परिस्थितियां दी जाएं। और ये जो अनुकूल अवसर और परिस्थितियां हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं अधिकार। तो अधिकार की जो पहली सामान्य परिभाषा आ गई, परिभाषा हम कह सकते हैं इसको, लेकिन किसी का नाम लेकर के नहीं। आपसे कोई पूछे कि अधिकार क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हैं अनुकूल परिस्थितियां जो किसके लिए जरूरी हैं, जो व्यक्तियों के अंतर्निहित गुणों और क्षमताओं के विकास के लिए जरूरी है। या यह भी कह सकते हैं कि ये वे परिस्थितियां हैं, वे अवसर हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक क्षमताओं का विकास नहीं कर सकता। और इसीलिए इसी से मिलती जुलती एक परिभाषा आती है, किसकी, हेरोल्ड लॉस्की की। हेरोल्ड लॉस्की ने यह कहा है कि जो अधिकार हैं ये सामाजिक जीवन की परिस्थितियां हैं, सामाजिक जीवन की आवश्यक परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां हैं कौन सी परिस्थितियां, जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। लास्की ने
और मुख्य बातें याद कीजिए, बाकी आप परिभाषा बना लेंगे। लास्की ये कह रहे हैं कि जो अधिकार होते हैं वे सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ के वे परिस्थितियां हैं, कंडीशन है, सिचुएशंस हैं, जो यदि व्यक्ति को अवेलेबल न हो, प्राप्त न हो, तो उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसका पूर्ण विकास नहीं हो सकता। हो सकता है आप में ढेर सारे गुण हो और किसी परिवेश में एक आध गुण विकसित हो जाए, लेकिन यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं या आपको अधिकार नहीं मिले, तो लास्की कहता है कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो सकता। तो ये लास्की की परिभाषा है। अब यहां एक टी.एच. ग्रीन आते हैं। टी.एच. ग्रीन इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड के टी.एच. ग्रीन ने दो बातें कही। पहली बात तो उन्होंने कहा कि अधिकार क्या है? अधिकार व्यक्तियों की द्वारा की जाने वाली, व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली, व्यक्तियों द्वारा क्या है? मांग है, डिमांड है। राइट इज अ डिमांड, क्लेम। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि इसमें दूसरी चीज चाहिए, समाज की क्या? स्वीकृति। तो एक प्रकार से ये कह रहे हैं कि अधिकारों की ओरिजिन कैसे होती है, अधिकार बनते कैसे हैं। तो ग्रीन ने ये कहा कि सबसे पहले व्यक्ति कुछ मांग रखता है, किसके सामने? समाज के सामने, और समाज उन मांगों को स्वीकार कर लेता है। नहीं स्वीकार करता तो अधिकार नहीं बन पाते, स्वीकार कर लेता है तो फिर वह मांग क्या बन जाती है? वह मांग बन जाती है अधिकार। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप तो कुछ भी मांग कर सकते हैं, लेकिन सोचिए कि क्या आपकी सारी मांग अधिकार का रूप धारण कर सकती है? उदाहरण के लिए यदि आप ये कहें कि हमको पढ़ना है, यानी हमें शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, और इसके लिए आपके एरिया में कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो यहाँ कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी स्थापित की जानी चाहिए। तो इस मांग को तो स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि यह सही मांग है, उचित मांग है। और इसी को बोसांके ने कहा, बोसांके इसी को कहता है क्या चीज? कि विवेकपूर्ण मांग, विवेकपूर्ण मांग या दावा क्या है? रीजनेबल क्लेम है। बोसांके ने कहा, ग्रीन ने कहा क्लेम है जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। बोसांके ने कहा कि यह रीजनेबल क्लेम है, विवेकपूर्ण मांग है, क्योंकि आपके द्वारा यदि यह मांग की जा रही है कि हमें पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, तो यह कैसी मांग है? विवेकपूर्ण मांग है। लेकिन यदि आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हमको परीक्षा में नकल करने का अधिकार मिलना चाहिए, तो यह मांग स्वीकार न तो समाज करेगा और न ही स्टेट करेगा। इसीलिए अधिकारों की जब बात होती है तो उसमें यह देखा जाता है कि जो मांग की जा रही है समाज के द्वारा या किसी समूह के द्वारा, वह मांग उचित है कि नहीं है। अब उचित और अनुचित का मापदंड कैसे तय हो? उचित और अनुचित का मापदंड तय होता है समाज के सोच के हिसाब से, और सोच ये है, समाज ये सोचता है कि क्या वह मांग जो अधिकार के रूप में मांगी जा रही है उससे व्यक्ति का लाभ हो रहा है, इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है, और कहीं यह मांग समाज के तो विरुद्ध नहीं है। यदि समाज के विरुद्ध है तब भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी दो चीजें होनी चाहिए, उसमें व्यक्ति का भी भला होना चाहिए और उसमें समाज का भी भला होना चाहिए। तो इन परिभाषाओं के आधार पे आप कह सकते हैं कि कुछ विशेषताएं अधिकार की आती हैं। विशेषताएं, तो पहली विशेषता क्या हो गई? पहली विशेषता ये हो गई कि अधिकार क्या है? अधिकार एक उचित मांग है। सब मांग नहीं, सारी डिमांड, सारे क्लेम आपके अधिकार नहीं हो सकते। वे क्या होने चाहिए? उचित होने चाहिए। और उचित होने के लिए अधिकार की दूसरी विशेषता क्या आती है? वह यह कि व्यक्ति व
समाज के लिए हितकारी हो, लाभदायक हो। वह क्लेम कैसा होना चाहिए? व्यक्ति और समाज, केवल व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं होना चाहिए। आप मांग कर सकते हैं ना कि हमें चोरी करने का अधिकार होना चाहिए, तो बिना श्रम के आपको संपत्ति मिल जाएगी। लेकिन क्या चोरी करने का जो आप मांग कर रहे हैं वह समाज के लिए ठीक है? नहीं ठीक है, क्योंकि किसी की संपत्ति सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इसलिए उस क्लेम का यानी अधिकारों का दूसरा गुण ये होता है, जब वह समाज द्वारा स्वीकृत हो जाती है, कि वह व्यक्ति और समाज दोनों के हित में होती है। यदि आप विद्यालय खोलने की मांग करें तो विद्यालय में आप पढ़ भी सकते हैं और आपके आगे आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेंगी, तो समाज के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, तो इस क्लेम को स्वीकार कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अधिकारों को समाज की स्वीकृति मिलनी चाहिए। यदि समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वह अधिकार लागू नहीं हो सकता। इस लागू होने से एक चौथा पॉइंट आता है कि उन अधिकारों को क्या मिलना चाहिए? राज्य या कानून का संरक्षण मिलना चाहिए, संरक्षण प्राप्त हो। फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ देखिए तो हमारे यहाँ पार्ट 3 में, भारतीय संविधान के पार्ट 3 में क्या है? मौलिक अधिकारों की चर्चा है। या अमेरिका में चले जाइए तो मूल संविधान में राइट का कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन प्रारंभिक जो 10 संशोधन हुए उसके द्वारा अमेरिकी संविधान में क्या इंक्लूड किया गया? किया गया लोगों के अधिकारों को। पांचवी विशेषता आप बता सकते हैं कि अधिकार क्या होते हैं? अधिकार निरपेक्ष नहीं हो सकते, निरपेक्ष नहीं हो सकते। निरपेक्ष का मतलब क्या है? निरपेक्ष का मतलब यह है कि आप ये नहीं कह सकते कि आपका कोई अधिकार ऐसा हो सकता है जिस पर किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति, सरकार या राज्य नियंत्रण नहीं कर सकता। ऐसा कोई अधिकार नहीं हो सकता। यानी कि जितने अधिकार हैं उनके लिए कुछ टर्म और कंडीशन हो सकती है। और इसका कारण यह है कि हम कहाँ रहते हैं? हम एक राज्य और समाज में रहते हैं। तो आपके पास सारे अधिकार हैं, लेकिन वे अधिकार समाज और राज्य के खिलाफ नहीं हो सकते। आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, लेकिन किसी को अपशब्द बोलने का अधिकार नहीं है। और इसीलिए एक छठी विशेषता आ जाती है, वह यह कि अधिकार के साथ अधिकार व कर्तव्य पूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं। जैसे ही आप अधिकार की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आपको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, तो यह अधिकार कैसे इंप्लीमेंट होगा? जब सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। यानी जब आप पढ़ने जा रहे हैं, मान लीजिए कि मैं आपका पड़ोसी हूँ, आप पढ़ने बैठे, मुझे मालूम है आप 9 बजे पढ़ते हैं रात में, और 9 बजे मैं बगल में टेप रिकॉर्डर जोर शोर से बजाना शुरू कर दूं तो आप नहीं पढ़ पाएंगे ना। और इसको उल्टा कर दीजिए, मैं पढ़ना चाह रहा हूं और आपको मालूम है तो आप बैंड बाजा बजाने लगे तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप तब पढ़ पाएंगे जब मैं आपको पढ़ने दूं। यानी जो आपका अधिकार है वह मेरे लिए कर्तव्य है। पढ़ने दूं का मतलब ये नहीं कि मैं आपको अधिकार दे रहा हूं, नहीं, मैं एक्चुअली आपके पढ़ने के अधिकार में बाधक न पड़ूं। आप कोई भी अधिकार इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो मैं उसमें बाधक न बनूं। आप मेरे अधिकार में बाधक मत बनिए और मैं आपके अधिकार में बाधक न बनूं। ओ मिल ने कहा था ना कि जहां से मेरी नाक शुरू होती है वहां आपकी छड़ी नहीं चल सकती। तो छड़ी आप घुमा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं घुमा सकते कि मेरी नाक टूट जाए। तो अधिकार आप यूज कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते हुए। तो जो एक व्यक्ति का अधिकार है वही दूसरे व्यक्ति का क्या है? कर्तव्य है। तो ध्यान में रखिए कि ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। अधिकार उचित मांग है, सब प्रकार की मांग अधिकार नहीं है। वह जो अधिकार है व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हितकारी होता है। यह समाज की स्वीकृति के बिना एक्सेप्ट नहीं हो सकता। समाज ही जिसको नहीं मानेगा, आप उसको समाज में कैसे यूज करेंगे?
राज्य या कानून का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। इससे अधिकारों को एक प्रकार से गारंटी मिल जाती है। ये ऑब्सोल्यूट नहीं हो सकते, निरपेक्ष नहीं हो सकते, क्योंकि आप एक सभ्य समाज में हैं जिसमें आप ही नहीं हैं, आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं और हिंदुस्तान में तो अरबों लोग हैं, तो उनके भी अधिकारों को आपको देखना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और गांधी जी जो हमारे देश के हैं, उन्होंने क्या कहा कि कर्तव्य के बिना अधिकार हो ही नहीं सकते। इसीलिए भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकार थे और बाद में आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। क्यों? क्योंकि जब तक हम ड्यूटी नहीं निभाएंगे तब तक समाज और समाज के सदस्य अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।